स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल पर तकरार खुलकर सामने आ गई। पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि जितनी भी लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में आती हैं, चुनाव उस पर हम ही लड़ेंगे, यानी कि टीएमसी लड़ेगी। इस बीच देखिए, दोपहर होते होते खबर यह भी आ गई किस तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कह दिया कि पंजाब में भी तालमेल नहीं बन पा रहा है तो चुनाव हम लड़ेंगे। अब आखिरकार क्या होगा इंडिया गठबंधन का अंजाम? यूं कहें, क्या इंडिया गठबंधन उस मुकाम तक पहुंच पाएगा जिसका सपना देखा गया था? चलिए, आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे क्या जो मौजूदा गठबंधन तैयार हुआ है वो कितना सक्षम है, किस तरीके से वो काम करेगा। बहुत स्वागत है सिंहदेव साहब आपका। जी, सबसे पहले टीएस सिंहदेव, देखिए, जो 2024 की लड़ाई लड़ी गई है, जो लड़ी जा रही है, यूं कहे तमाम गठबंधन एक हो गए हैं और यूं कहे पूरा इंडिया गठबंधन तैयार, लेकिन जो टूट की खबरें हैं उसे आप सबसे पहले कैसे देखते हैं? इसमें इंडिया का गठबंधन परिस्थिति विशेष को ध्यान में रख के, जब बहुत सारे लोगों ने, देश में चिंतन करने वाले लोगों ने ये महसूस किया कि संवैधानिक चुनौतियां और देश में जो परिकल्पना देश के स्वरूप की थी, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, गणतंत्र बना, संविधान आया, चुनाव प्रक्रियाएं चालू हुई, उससे अलग हट के हम दूसरे रास्ते पे चल पड़ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रख के आपस में अलग अलग प्रांतों में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों ने ये फैसला किया कि इन विशेष चुनौतियों को ध्यान में रख के हमको साथ आके चुनाव लड़ना चाहिए। देश के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, प्रजातांत्रिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, संवैधानिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए। और ये कठिन चुनौती थी कि जहां हम स्वयं आपस में एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्यों में थे, अब राष्ट्रीय परिवेश में एक साथ आके लड़ें। वही हमको अभी देखने को मिल रहा है। सीट एडजस्टमेंट का प्रयास चल रहा है, कितना सफल होता है समय बताएगा। लेकिन बाबा, देखिए, आप जरा मुझे ये भी समझाइए, चूंकि बाबा के नाम से आप मशहूर हैं ही और आपको सभी सम्मान पूर्वक ये बात कहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि जहां आपका वर्चस्व चलता था, कैसे चुनाव हार गए? अंदर खाने क्या था, अंदर खाने क्या चल रहा था? कहना मुश्किल है, लेकिन जो चुनाव के परिणाम हैं वो यही दर्शाते हैं। मैंने अपने तरीके से जो विश्लेषण किया है, 90 सीटों में से 46 सीटें बस्तर और सरगुजा संभाग और शहरी क्षेत्रों की हैं। 26 सीटें बस्तर और सरगुजा संभाग, 12 बस्तर, 14 सरगुजा संभाग। इन 26 सीटों में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 25 सीटें जीती थी। इस चुनाव में 4 सीटें जीती, 21 सीटों का हमको यहाँ नुकसान हुआ। इसी तरह से जो शहरी क्षेत्र कहलाते हैं, या तो जो 100% नगरीय निकाय के, नगर निगम के क्षेत्र हैं, या जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी शहरी इकाइयों की मानी जाती है, ऐसी 20 सीटें हैं। इनमें पिछले चुनाव में कांग्रेस 16 जीती थी, इस चुनाव में 3 जीती है। तो 21 और 13, 34 सीटों का कांग्रेस को सीधे सीधे यहाँ नुकसान हुआ। और शेष जो ग्रामीण क्षेत्र की 44 सीटें हैं, ये लगभग यथास्थिति की रहीं, बल्कि कांग्रेस ने 1 सीट अधिक जीती। पहले 27 जीती थी, अब 28 जीती। तो जो हुआ, ये जिसे हम ट्राइबल बेल्ट मानते हैं, बस्तर और सरगुजा का, और शहरी क्षेत्र जो मानते हैं, यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मतदाताओं का साथ कांग्रेस को नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, जरा मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि सरगुजा की हम बात करते हैं तो सरगुजा ये कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है। ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस का जो गढ़ था वो कहीं ना कहीं टूट गया, खराब हो गया? इसमें छत्तीसगढ़ को ही कांग्रेस के लिए अच्छा माना जाता रहा है, परंपरागत। इस चुनाव के पहले 15 चुनाव हुए थे राज्य के, भले ही नागपुर में सरकार थी तब, या भोपाल में सरकार थी तब, या रायपुर में सरकार रही तब। 15 में 10 चुनाव कांग्रेस जीती और 5 चुनाव भाजपा जीती थी। उनमें से 3 चुनाव छत्तीसगढ़ बनने के बाद भाजपा ने जीते थे, अब ये चौथा भी जीत लिया। तो कुछ ऐसा हुआ सरगुजा संभाग में। इसमें एक ट्राइबल बेल्ट में, कुछ ट्राइबल समाज में
असंतोष सा था पेशा नियम के लागू होने का। उन लोग ये चाहते थे कि और अधिकार उनको मिल सकें। काफ़ी अधिकार तो दिए सरकार ने। मैं स्वयं उस समय पंचायत मंत्री था। ठीक। मैंने भी कंसल्टेशन उनसे की थी। एक बिंदु पे बात कैबिनेट में सहमति नहीं हो पाई। वो था कि पंचायतों से कंसेंट लेना चाहिए या कंसल्टेशन करना चाहिए। ठीक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी एक्ट बना है, पेशा कानून जो बना है, उसमें ओपन है कि आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और कंसेंट भी ले सकते हैं। कंसेंट यानी पंचायत की ग्राम सभा की बाध्यता होगी कि वो अगर सहमति नहीं देंगे तो वहाँ काम नहीं होगा। ठीक। इस पे सहमति नहीं बनी और वो आदिवासी समाज में एक टीस का विषय बना ये रहा देखिए, अंदर ही जैसे कि अंदर। हमने देखा हमेशा से यदि हम भूपेश बघेल की बात करते हैं, भूपेश बघेल हमेशा से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते नजर आए और ये कहा गया कि वह कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को प्रमोट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये हमेशा आपने सुना होगा। लेकिन वो गलती जो आप बता रहे हैं कि ट्राइबल लोगों से वो कनेक्शन जो था वो शायद नहीं हो पाया है। और देखिए, चूंकि आप छत्तीसगढ़ की तासीर को बखूबी समझते हैं, सरगुजा में ये कहा जाता है राजघराना, जिसके आप महाराजा भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। अब वो बात अलग है, क्योंकि अब हम आज़ादी के वक्त में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो संभव नहीं। लेकिन फिर भी वो बात कहा, वो कह सकते हैं पेच अटक गया था। वो 2.5 साल का फॉर्मूला, जब सबने ये सोचा था कि शायद टीएस सिंहदेव सीएम होंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। क्या वजह रही? ये चर्चा छुपी बात नहीं है, मीडिया में लगातार चली। बल्कि जिस दिन मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश जी की घोषणा हुई, तब से ही मीडिया में ये चला कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है 2.5। कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं कहा, मैंने भी कभी नहीं कहा कि ऐसा फॉर्मूला था, किसी ने नहीं कहा ऐसा तय हुआ था। लेकिन चर्चा थी, लोग ये मान के चल रहे थे कि ऐसा होना है। वो नहीं हुआ और ये भी सच्चाई है कि उसका नकारात्मक असर सरगुजा अंचल में पड़ा। इसमें मैं भी कहूँगा कि लोगों ने मन में ये बात रखी थी कि हाँ ये होने वाला है, कि मीडिया भी बार बार अगर और सभी मीडिया कह रही है तो कुछ तो बात होगी, और नहीं हुआ तो भाई गलत हो गया। मतलब धुआं उठाया तो यानी कि कह सकते कहीं हैं ना कहीं बात रही होगी, ये रही सच्चाई है। मैं स्वीकार करूंगा इस बात को कि मैं भी उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाया कि नहीं, फिर भी हमको कांग्रेस में हमारी भलाई है, हमको रहना है। अगर मेरे को लीडर के रूप में देखा जा रहा था तो मैं सफल उसमें नहीं हो पाया। तो 14 की 14 सीटें हारेंगे, जैसे 14 की 14 सीटें जीतेंगे पिछले बार, मैंने नहीं सोचा था कि 14 की 14 जीतेंगे, मैंने नहीं सोचा था। 14 की 14 हारेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इतनी बड़ी हार की जिम्मेदारी कैसे? क्योंकि देखिए, ये आपका बड़प्पन भी कहा जाएगा और ये सच बात है। यदि आप पे जिम्मेदारी बड़ी होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो आपने ली। आपने साफ तौर पे कहा इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जो बहुत ही कम नेता करते हैं। मैं स्वयं विधानसभा अपनी सीट नहीं जीत सका, तो दूसरे के ऊपर कैसे उस बात को डालेंगे? मैं मतदाताओं के सामने एक उपयोगी जनप्रतिनिधि, एक उचित जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो पहली हार तो मेरी है। किसी और को इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उनने ये कर दिया, उनने ये कर दिया, 2.5 साल नहीं हुआ, मेरी बात नहीं सुनी तो उसकी बात नहीं सुनी। ये फिर बहाना हो जाता है। अगर ऐसे ही था तो चुनाव ही नहीं लड़ना था। बिल्कुल। लड़ता तो आदमी इसीलिए है, इस विश्वास से कि यहाँ टीम है, अकेला आदमी नहीं रहता मैदान में। मिलके हम लोग काम करते हैं, मिलके लोगों के बीच में जाते हैं, मिलके उनको मदद करने की कोशिश करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए पहल करते हैं। और उसमें अगर लोग मेरे को आगे रखने का निर्णय लेते हैं, भाई चलो टीम लीडर आपको मानते हैं, तो जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी और ख़ास करके सरगुजा संभाग में अगर ये माना जाए कि सीनियर लीडर मुझे देखा जाता था, तो जवाबदारी दूसरे पे कैसे दी जा सकती है? पहले मेरी, फिर विश्लेषण हो सकता है, फिर और बातें हो सकती हैं। और सबको मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि अपनी जवाबदारी लेनी ही चाहिए, पोलिंग बूथ से लेके स्टेट के शीर्ष तक। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक जिम्मेदार नेता होने के नाते जो चुनाव लड़ते हैं वो अपनी जिम्मेदारी ले, यदि हारे हैं तो। वरना अक्सर देखा है विपक्ष तो यही कहता है कि भैया ईवीएम की गलती है, ईवीएम में गलती हुआ था, ईवीएम में खामी थी, इस वजह से हम हार गए। और आपने इस बात को, ये आपकी तारीफ है टीएस साहब की, आपने साफ तौर पे कहा ईवीएम की कभी गलती नहीं रही। ये चर्चा का विषय मीडिया में भी बहुत रहा था।
ईवीएम की जो बात है, चुनाव के बाद तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, फिर वो रंग चढ़ जाता है, हारे तो ईवीएम और जीते तो पिछला चुनाव जीते भी। बिल्कुल। तब क्या वो कहोगे, किसको ईवीएम नहीं, कहोगे? ईवीएम चुनाव से हटके, चुनाव परिणाम से हटके ईवीएम पे बात होनी चाहिए कि दुनिया के कितने देश हैं जिनमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों बड़े बड़े विकसित से विकसित देश ईवीएम जी। का इस्तेमाल नहीं कर रहे? जी तो एक समय था जब कांग्रेस ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, जी ईवीएम को, कि जल्दी से गिनती हो जाती है। हम लोग भी पोलिंग के बाद काउंटिंग में बैठते हैं, रात 2 बज जाते थे, मतदान के बाद पेटियां खुलती थी, एक एक बैलेट को छांटा जाता था, उसको देखो कैसा गिरा, और ये बटन दबाया और गिनती हो गई, जल्दी से हो गया। अब उस पे जब आंच आ रही है, उस पे बात आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर ये चर्चा, गंभीर चर्चा का विषय है, हिलरी क्लिंटन हारती हैं और कहा जाता है कि रशिया से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था, हाँ। यानी ये देश की बात नहीं है, अंबिकापुर विधानसभा की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात नहीं है, जी वैश्विक स्तर पे सबसे मजबूत देश में उनके प्रजातांत्रिक चुनाव के प्रक्रिया पे अगर ये गंभीर चर्चा का विषय है, तो कहीं ना कहीं कोई तो बात है। अगर ये तकनीक है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें छेड़खानी की जा सकती। क्यों अमेरिका नहीं अपना रहा, क्यों इंग्लैंड नहीं अपना रहा, क्यों जर्मनी नहीं अपना रहा, क्यों जापान नहीं अपना रहा? कोई तो कारण होगा। तो वो चुनाव के परिणामों से हट के इस पे चर्चा होनी चाहिए। और ईवीएम, कई लोगों ने कहा कि आप सबूत तो नहीं दे पा रहे, अगर शंका के दायरे में आ जाए तो सिस्टम बदल देना चाहिए। ठीक है, सिस्टम तो जब बदला जाएगा, लेकिन यही बात है ना, चुनाव को उससे जोड़ना बिल्कुल ठीक वो नहीं है। वो बिल्कुल। रोने अच्छा, वाली देखिए, बात हो जाती है। जैसे ही छत्तीसगढ़ हारी, यूं कहें कांग्रेस हिंदी बेल्ट से एक और राज गवा दिया। कितनी मेहनत अब करनी पड़ेगी? अब तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, यहाँ रूठों को मनाने की कवायद भी चलेगी। अब जैसे कि आपने देखा, ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया, सीट फॉर्मूले पे बात नहीं बनी, पंजाब में बात नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में भी लगता नहीं, संभव नहीं है। अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर? पहले तो और बातचीत, प्रयास होना चाहिए। जब गंभीरता से प्रयास केवल इसलिए नहीं किया गया था कि हमको किसी को हराना है, हाँ बात हो रही थी कि देश में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जिनका हमको एकजुटता के बगैर सामना कर पाना संभव नहीं है। अगर संवैधानिक चुनौतियां आ रही हैं, अगर इतने सारे सांसद एक साथ सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं, ईडी का किस तरह से उपयोग हो रहा है, ऐसे सवाल जब उठ रहे हैं, तब देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, संघीय ढांचे के ऊपर सवाल जब खड़े हो रहे हैं, अब एक साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी महसूस लोग करने लगे। तो मकसद वो था, मैं नेगेटिव मकसद को, उसको हराना है इसलिए साथ आ जाओ, साथ नहीं आना चाहिए उसके लिए। इस काम के लिए साथ आना है कि वाकई में ऐसी परिस्थितियां देश में हैं जिनको हमको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसीलिए है ना, कठिन। तो ये तो समस्या तो होगी। और जाहिर सी बात है, जब एक बड़ा गठबंधन आपने बनाया है और इसको आगे बढ़ाना है, तो सामंजस्य होना जरूरी है। वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा ना। पॉलिटिकल अलाइनमेंट आप देखें कि करीब करीब ये सारे दल एक दूसरे के खिलाफ राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। पहला, लोकसभा तो बाद में आती है, तो आमना सामना इन दलों का एक दूसरे से राज्य में होता है। टीएमसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस अकाली, जिनके साथ बीजेपी भी रहते थे। आपने तीसरा सपा के लिए कहा, ठीक है। तो सपा वर्सेस बीएसपी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी एकदम सीधा सीधा टकराव। ये चार पार्टियों का यहाँ, वो चार पार्टियों का वहाँ, ये तीन पार्टियों का, बीजेपी को भी बंगाल में जोड़ लीजिए तो चार पार्टी वहाँ भी हो गई। बिल्कुल। तो इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से होता था, यानी जिसको कह सकते हैं आखिरी लड़ाई राजनीतिक। हाँ। उससे ज्यादा नहीं, तलवार वाली नहीं। हाँ। लेकिन राजनीतिक आखिरी लड़ाई होती थी। हाँ। वहाँ साथ में आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्कर्स में क्लैश हो जाता है, वर्कर्स में डिवीजन हो जाता पंजाब है। देख लीजिए ना उसका हाल। पंजाब में भी देखिए, बंगाल में भी देखिए। बंगाल में अब सीट शेयरिंग की बात आ गई है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस को एक भी विधायक नहीं मिला पिछले चुनाव में, बिल्कुल। लेफ्ट को भी शायद एक भी नहीं मिला, बीजेपी और टीएमसी के बीच में रहा। तो अब टीएमसी को ज्यादा सीट छोड़ने में वो कहेंगे हमको तकलीफ हो रही है ज्यादा सीट छोड़ने में, लेफ्ट भी चाहेगा, कांग्रेस भी चाहेगी। पर लक्ष्य आपका सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना अगर नहीं है,
वाकई में कोई दूसरा लक्ष्य है, वाकई में अगर देश के सामने जो परिस्थितियां हैं नहीं, वो तो वो साफ सही वो में कहते हैं चुनौती ना, वो तो साफ कह रहे हैं ना, हमारा मकसद मोदी को हराना है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या मकसद जी, होगा। अच्छा, मेरा- एक खुले मन से, चूंकि आप बहुत तारीफ कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, करीबी है आपने, तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी वैसी तारीफ उनकी नहीं की। हाँ, मेहमान बन के वो छत्तीसगढ़ आए थे और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि आप मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो राज्य की तरफ से आप अगवानी कर लेना। जी, तो एक मेहमान को जैसे बचपन से हम लोगों ने सीखा है कि उनको इज्जत देनी चाहिए हाँ, और देनी भी चाहिए, और उसके अतिरिक्त मेहमान के अलावा वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो 2 मिनट मुझे भी मौका उस सरकारी कार्यक्रम में बोलने का मिला था, वही पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। तो मैंने यही कहा था कि मेरा अनुभव है कि राज्य में हम लोगों ने जो मांगा हाँ, वो हमको मिला, हाँ, और यही चीज मेरे ख्याल से 7 सितंबर की बात है। गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी ने मेजबानी की थी। जी, जी, वही चीज उनने कहा था जी, कि हम जो मांगते हैं उससे ज्यादा हमको मिल जाता है, जी। पर मेरा कहा हुआ भूपेश न्यूज़ बघेल बन ने गया। कभी क्यों नहीं कहा ऐसा कि कहा जो मैं, कहा भूपेश बघेल ने भी ये कहा। तो हमेशा ममता बनर्जी का दुख हो गया, नीतीश कुमार का दुख हो गया कि भाई आप हमें विकास के लिए निधि मुहैया नहीं कराते हैं। तो आपका ये कहना, तो आप समझ रहे हैं कोड़ पे खाज हो गया। भाई टीएस सिंहदेव इतने वरिष्ठ नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी कि हमें तो सब कुछ मेरे मिल रहा है। विभाग में हाँ, ये सच्चाई है, जबकि कुछ चीजों में है कि पैसे नहीं मिले राज्य को भी। हाँ, मैंने अपने विभाग के संदर्भ में वो कार्यक्रम सीमित था स्वास्थ्य विभाग का, हाँ, और एक और कोई रेलवेज का था, हाँ। जो राज्य का विषय नहीं है। हाँ, रेलवे लाइन बिल्कुल जाहिर सी का बात है। शिलान्यास था, हाँ, तो एक राज्य भी उसमें एक पार्टनर थी। रेलवेज, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये तीन साझा करके वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम था। जी, तो वाकई में स्वास्थ्य विभाग में मेरे को ऐसा नहीं लगा। हाँ, तो मैंने उस संदर्भ में कहा, लेकिन होता है आज के समय में आपने कहा तो सुर्खियां बन गया, सुर्खियां बन गई। बनना लाजमी भी था। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ा नेता बड़ी बात कह देता है तो सुर्खी बनी ही जाएगी। अच्छा, ये बात और समझाइए मुझे कि जो चीज़ें गवा दी कांग्रेस, जो धीरे धीरे गवाती जा रही है, चाहे हिंदी बेल्ट से उसका धीरे धीरे वर्चस्व खत्म हो जा रहा है। हालांकि हम देखें वोट परसेंटेज बड़ा है, लेकिन वो वोट परसेंट सीटों में तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ये आपको भी पता है। वो वजह क्या है? क्या सुधार की ज़रूरत है? चूंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं और जाहिर सी बात है कि मार्गदर्शन की ज़रूरत हर पार्टी को पड़ती है। सफलता अगर नहीं मिली है तो निसंदेह सुधार की आवश्यकता है, सुधार की जरूरत है, और नीचे उतर के देखने की जरूरत है। हम स्टेट लेवल पे देखते हैं तो आंकड़े अलग प्रकार के दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस को 41% मिले तो भाजपा को 43% मिले, कांग्रेस को 40% मिले तो भाजपा को 41% मिले, ठीक। लेकिन सीट शेयर देखिए तो 60% चला जाता है, हाँ, 70% चला जाता है भाजपा के पक्ष में। तो एक एक सीट पे आपको विश्लेषण करके देखना पड़ेगा कि वहाँ किस बात का अंतर। जैसे आपने कुछ समय पहले कहा कि महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले लॉन्च की, और केवल लॉन्च नहीं की, उन्होंने एक फॉर्म छपवा के घरों में एक एक महिला से दस्तखत कराने का प्रयास किया, और उनसे 10-10 रुपए लिए फॉर्म भराने के कि आपका पंजीयन हो रहा है। तो उन्होंने एक विश्वास सा पैदा कर दिया कि भाई पैसे अगर ये ले रहे हैं तो नहीं, हमको कुछ योजना की यदि देंगे। आप बात करें तो योजना की बात तो जाते जाते, और क्योंकि आखिर अपने मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भी भूपेश बघेल ने कहा था, वो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी थी, तो लेट हो गया था, वो लेट हो गया। लेट हो गया था। दिवाली के दिन घोषणा हुई, हाँ, और 2 दिन उसके बाद प्रेस भी बंद थे, तो ना पैम्फलेट छप पाए, ना कुछ छप पाया, ना कांग्रेस घरों तक वैसे जा पाई। हाँ, ये कई चीजें भारतीय जनता पार्टी बड़े गुपचुप तरीके से भी करती है, तो पता भी नहीं चला कि किस हद तक वो कर गए। बाद में ये फीडबैक आया कि वो तो घर घर जाके, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, चाहे धनवान परिवार हो चाहे बेरोजगार परिवार हो, हाँ, लगभग सब जगह जाके उनने भराया, और कई जगह तो कहा कि ये पहली किस्त भी आ गई, वाह। 1000 रुपए भी पहुंचा दिए, ऐसा सुनने में आया। तो ये जो उनके काम करने का तरीका है, इसको तो हमको कांग्रेस को भी स्टडी थोड़ा, करना हाँ, चाहिए। वो उसको स्टडी करना चाहिए। हमने देखिए, बोला। हमेशा देखा गया है एक इलेक्शन जीती दूसरे में लग जाती है। अच्छा, एक सवाल मैं बड़ी देर से पूछना चाह रही थी आपसे, मेरे मन में भी था ये कि देखिए आपने हार की जिम्मेदारी लेते ही साथ वो तमाम कयास खारिज कर दिए कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो अब क्या ये माना जाए
अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अंबिकापुर से तो इसलिए नहीं लड़ सकता कि वो रिजर्व सीट है। मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और उसके कई कारण हैं। एक तो पैसे नहीं है वैसे, और दूसरा मैं महाराजा है सर आप। वो जेब खाली वाला। अरे नहीं, कैसी बात कर... और जिन सीटों से नाम आया, मेरे पास प्रस्ताव भी आए, पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ने भी मेरे से पूछा जी। उन्होंने कोरबा के लिए कहा, उन्होंने बिलासपुर के लिए कहा। अब यहाँ अगर मैंने काम नहीं किया है उस नाते, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों से संपर्क में हूँ, उस हद तक ठीक है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए जो समय दे के आपको 8 विधानसभाओं में दौरा करके लोगों के बीच में उस नाते उपस्थित होना चाहिए। मैं तो एक सीनियर लीडर के रूप में उपस्थित हुआ, साल में एक आध बार पहुंच गए, अगर वो पहुंच पाए तो एक विधानसभा में, और अब मैं वहां से चुनाव लड़ूं, ये उचित नहीं है। ये तो खाना आपके खाना हिसाब से पूर्ति कौन सी कंफर्टेबल जगह रहेगी जहां प्रचार भी अच्छे से कर पाए, जहां लोग भी आपको समझते हैं? सरगुजा में तो खैर वर्चस्व रहा, लेकिन अब क्या, बहुत संक्षेप में बताइए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पार्टी ने जब काम करने का मौका दिया, तब सरगुजा के बाहर भी एक संपर्क बना, और मैनिफेस्टो बनाने का जब मौका मिला, तब मैं खुद भी भांपना चाहता था कि मेरी उपस्थिति, जैसे आपने कहा, कैसी होगी कि आप जाओगे, आप तो सरगुजा के हो, तो आप बुलाओगे मिलने के लिए, लोग आएंगे भी कि नहीं। लेकिन अच्छा रिस्पांस मिला, और घोषणा पत्र बनाने के दरमियान ऐसा लगा कि लोगों से चलिए, हम आशा यही करते हैं टीएस सिंहदेव साहब कि जो रिटायरमेंट न लेने की बात आपने कही थी, वो वाकई में काबिले तारीफ है। हम चाहते हैं आप जैसा नेता बने रहे, आगे भी चुनाव लड़े, और यदि सब कुछ अच्छा चले तो आप जरूर जीते। ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज इंडिया पे आपने अपना अनमोल वक्त दिया, आपने मौका दिया आने का, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।